नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। इसमें हम अध्याय 6 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी के जो प्रमुख स्थल रूप हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह बुक जो है, ये क्लास 6 का है, जो झारखंड के स्कूल में चलता है। झारखंड के स्कूल में क्लास 6 का यह बुक चलता है, पढ़ाया जाता है और यह बुक जो है, वो है भूगोल का। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके पहले भी मैंने इसके सभी अध्यायों को पढ़ाया है, हिस्ट्री के पूरे बुक को पढ़ाया है। अगर आप झारखंड के एग्जाम का तैयारी करते हैं तो इससे जुड़ करके हमसे सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पृथ्वी की सतह को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। एक है जलमंडल एवं स्थल मंडल। इसके बारे में हमने चर्चा किया है पिछले क्लासों में। स्थल भाग सभी जगह एक समान नहीं है। स्थल मंडल पर कुछ भाग तो हजारों मीटर ऊंचे और उबड़-खाबड़ हैं, जबकि दूसरे भाग समतल हैं। क्या बोला गया है कि पृथ्वी के हमने दोनों भाग के बारे में चर्चा किया है। एक है जलमंडल और दूसरा है स्थल मंडल, और जीव मंडल के बारे में भी हमने चर्चा किया था। ठीक है, तो बोला गया है कि स्थल भाग जो है वह सभी जगह एक समान नहीं है। कहीं पत्थर है, कहीं उबड़-खाबड़ है, कहीं मैदानी भाग है, तो एक समान तो नहीं है। तो स्थल मंडल पर कुछ भाग तो हजारों मीटर ऊंचे हैं, जैसे हिमालय पर्वत के बारे में बताया जा रहा है, और भी बहुत सारे पर्वत हैं। उबड़-खाबड़ है, जबकि दूसरे भाग समतल है। उत्तर भारत का मैदानी भाग के बारे में बताया जा रहा है। अब है धरातल पर विद्यमान अनियमितताएं अनियमितताएं ही विभिन्न प्रकार के स्थल रूप का निर्माण करती है। अब जो धरातल है स्थल मंडल में, उसमें उबड़-खाबड़ होना, जमीन से ज्यादा ऊपर उठ जाना, ये सभी जो अनियमितताएं हैं, उसके कारण ही हम लोगों ने क्या किया है, स्थल भाग को अलग-अलग रूपों में बांटा है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इन स्थल रूपों का निर्माण मुख्यतः दो प्रकार की प्रक्रियाओं के कारण हुआ है। पहली प्रक्रिया है आंतरिक और दूसरी है बाह्य। अब यहाँ पे दो डिफिनेशन आपको मिलेंगे। स्थल रूप का निर्माण आखिर हुआ कैसे होगा? तो पहला प्रक्रिया है आंतरिक प्रक्रिया, जो अर्थ के नीचे से हुआ है, और दूसरा है बाह्य, जो अर्थ के बाहर से प्रक्रियाएं हुई, उसके बाद ये स्थल रूप का निर्माण हुआ। आंतरिक प्रक्रिया के बारे में समझते हैं। आंतरिक बलों की उत्पत्ति पृथ्वी की सतह के नीचे से होती है। इसके कारण कई स्थानों पर पृथ्वी की सतह ऊपर उठ जाती है, तो कहीं धंस जाती है। अब आंतरिक प्रक्रियाओं में ज्वालामुखी एवं भूकंप प्रमुख है। समझ रहे हैं? यानी अर्थ के अंदर से आंतरिक प्रक्रियाएं जैसे ज्वालामुखी और भूकंप होने के कारण क्या होता है, अर्थ का ऊपरी सतह के शेप में जो है चेंज आ जाता है। कहीं पृथ्वी का सतह ऊपर उठ जाता है, तो कहीं धंस जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक फिगर है, इसको अगर देखें सही से, प्रमुख स्थल रूप है, अगर ध्यान से देखें तो बहुत सारी चीजें इसमें बताया गया है। जैसे देखिए, ये बहुत ज्यादा ऊंचा है, इसको हम पर्वत बोलेंगे स्थल रूप से। तटीय मैदान है ये तटीय मैदान किसको बोलते हैं? जो समुद्र के किनारे जो मैदान होंगे, देखिए समुद्र है, ये किनारे जो मैदान दिख रहे हैं उसको हम तटीय मैदान बोलते हैं। खाड़ी किसको बोलते हैं? खाड़ी बोलते हैं वह जल स्रोत जिसके तीन ओर, देखिए तीन ओर स्थल भाग हो, उसको हम क्या बोलेंगे? खाड़ी बोलेंगे। अब ये क्या, देखिए प्रायद्वीप। प्रायद्वीप हम किसको बोलेंगे? तो प्रायद्वीप बोलते हैं वैसा भूमि क्षेत्र जिसके तीन ओर जल हो, उसको हम प्रायद्वीप बोलेंगे। क्या ये शेप आपको जाना पहचाना नहीं लग रहा है? तो हाँ, ये इंडिया का शेप दिख रहा है। इंडिया के तीन ओर जल है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? भारतीय प्रायद्वीप बोलते हैं, सुने हैं? ठीक है। और ये खाड़ी देखिए, ये जाना पहचाना नहीं लग रहा है आपको? लग रहा है। तो बंगाल के खाड़ी में देखिए, पश्चिम साइड भारत है, और इधर पूरब साइड जो है उधर म्यांमार और अलग अलग देश हैं। तो क्या है, तीन ओर से जमीन है और बीच में जो है पानी एक वाला क्षेत्र है, इसीलिए उसको हम खाड़ी बोलते हैं। पठार किसको बोलते हैं? वह क्षेत्र जो मैदानी भाग से थोड़ा उठा हुआ हो, उसको हम पठार बोलते हैं। ये सभी चीजें को हम आराम से अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, चैप्टर में। आगे चलते हैं। आगे है बाह्य उत्पत्ति। बाह्य बलों की उत्पत्ति पृथ्वी की सतह के ऊपर होती है। आंतरिक बल हम लोग समझ गए कैसे होता है, ज्वालामुखी और भूकंप से। अब बाह्य बलों के बारे में बताया जा रहा है। तो ये उत्पत्ति कहाँ से होता है? पृथ्वी के ऊपर से। ये कैसे हो रहा है? ये पृथ्वी के आंतरिक बलों के द्वारा निर्मित विभिन्न अनियमितताओं को काट छाट कर का कार्य करता है। अब आंतरिक बल के कारण जैसे ज्वालामुखी आ गया या फिर भूकंप आया,
भूकंप से जो है कहीं दरारें पड़ गई स्थल भाग में, तो कहीं जो है ऊबड़-खाबड़ पड़ गया, ज्वालामुखी में जो है मैग्मा बाहर आकर के जो है कहीं ठंडा हुआ। तो क्या होता है, बाहरी बल क्या करता है, जैसे कि हवा हो गया, पानी हो गया, ये सभी चीज़ें, तूफान, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, एक जगह के मिट्टी को उठा करके दूसरी जगह ले जाता है और दूसरी जगह ढेर बनाते जाता है, ढेर बनाते जाता है। तो वहाँ पर क्या हो गया, कहीं गड्ढा हो गया, कहीं ऊँचा हो गया। तो इस तरह अनियमितताएँ होती रहती है। अब इसको काट-छाँट करती है कौन? ये आंतरिक बल के जो बाहर निकलते हैं उसको। आगे देखिए, यह कार्य 3 मुख्य चरणों में होता है। पहला चरण है अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। क्वेश्चन पूछे जाएँगे कि पृथ्वी के पर कौन-कौन से बाह्य बल हैं, जिससे सतह पर जो है अनियमितताएँ देखने को मिलती हैं? तो हो जाएगा अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण। अब इसके बारे में एक-एक करके समझना है। अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण कार्य मुख्यतः पवन, नदी, हिम नदी, समुद्र तल, भूमिगत जल के द्वारा किया जाता है। अब ये चीज़ें किससे जाती है? अपर्दन, निक्षेपण और परिवहन, तो पवन के द्वारा, हवा हो गया आपका, उसके द्वारा। दूसरा हो गया नदी के द्वारा, नदी जो है जो अपने साथ मिट्टी ले जाती है। हिमनद जहाँ बर्फ जमा है उसके द्वारा भी होता है। समुद्री लहर के द्वारा भी होता है और भूमिगत जल के द्वारा भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती है। पृथ्वी पर देखिए एक और डेफिनेशन मिल रहा है। पृथ्वी पर चट्टानों की ऊपरी परत का टूटना और घिसना ही अपरदन कहलाता है। अपरदन किसको बोलते हैं? तो पृथ्वी पर जो चट्टान दिख रहे हैं या तो ऊपरी भाग जो आपको दिखेगा ऊबड़-खाबड़ में, उसके चट्टानों के टूटना, ऊपरी परत का टूटना और घिस जाना ही अपरदन कहलाता है। तो ये चलिए एक चट्टान था, चट्टान ऊपर से टूट गया और घिस गया। घिसने के बाद क्या बनेंगे? छोटे-छोटे टुकड़े बनेंगे, बालू बनेंगे। बालू से और छोटा जाएगा तो मिट्टी का रूप ले लेगा, तो ये बनेंगे। आगे देखिए, अपरदन की क्रिया से उत्पन्न पदार्थ यानी जैसे कि चट्टानों के टुकड़े, कण, मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना ही परिवहन कहलाता है। परिवहन हम लोग किसको बोलते हैं? बस वाले सेवाओं को जो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं उसको परिवहन की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन यहाँ पे भी अगर जियोग्राफी में देखें तो अपरदन की क्रियाओं से जो चट्टान के छोटे-छोटे कण बने, मिट्टी बने, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना परिवहन कहलाता है। इन पदार्थों को उपयुक्त जगह यानी निचली जगह पर जमा करना निक्षेपण कहलाता है। अब अब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, तो जहाँ निचली जगह रहेगा, वहीं पे धीरे-धीरे क्या कर रहे हैं हम लोग, धूल कण को जमा करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं और फिर क्या हो रहा है, वहाँ पर वो स्थल जो था उसका शेप चेंज होते जा रहा है। तो तीनों डेफिनेशन एक-एक करके फिर से हम पढ़ना चाहेंगे। क्या बोल रहा है? पृथ्वी पर चट्टानों की ऊपरी परत का टूटना और घिसना ही अपरदन कहलाता है। पहला हो गया। अपरदन की क्रिया से उत्पन्न पदार्थ जैसे चट्टानों के टुकड़े, कण, मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना परिवहन कहलाता है। दूसरा, इन पदार्थों को उपयुक्त जगह यानी निचले जगह पर जमा करना ही निक्षेपण कहलाता है। ठीक है? अब आगे है, पृथ्वी के स्थल रूपों को 3 मुख्य भागों में बाँटा जाता है, विभाजित किया जाता है। स्थल रूप मतलब स्थल मंडल को जो है 3 भागों में बाँटा गया है, किसमें? एक हो गया पर्वत, दूसरा पठार, तीसरा हो गया मैदान। इसको एक-एक करके पढ़ेंगे। उसके पहले जानने योग्य बातें समझते हैं। सियाचिन हिमनद भारत की सबसे लंबी हिम नदी है। यह हिमालय पर्वत में लद्दाख में स्थित है। इसकी लंबाई 72 किलोमीटर है। याद रखेंगे सियाचिन कहाँ पर स्थित है? तो लद्दाख में है। हिम नदी किसको बोलते हैं? बर्फ की नदी को हिम नदी बोलते हैं और ये भारत की सबसे लंबी हिम नदी है। पर्वत के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। भारत में बहुत सारे पर्वत हैं। पहला देखिए, पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है जो समुद्र तल से 900 मीटर या उससे अधिक ऊंचा होता है। पर्वत किसको बोलते हैं? पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। यहाँ पे इस बात को ध्यान रखेंगे, प्राकृतिक ऊंचाई है। प्राकृतिक ऊंचाई का मतलब जो खुद से बना हुआ हो। अगर हम लोग 900 मीटर से अगर ऊपर बना लेते हैं कुछ चीज़, 900 मीटर से ऊपर अगर कुछ बना लेते हैं और बोलिएगा नहीं हम पर्वत बना लिए, तो ऐसा नहीं होगा। प्राकृतिक रूप से जो ऊंचाई खुद से बना हुआ हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पर्वत बोलेंगे। ठीक है? इससे इस उससे अधिक ऊँचा होना चाहिए किसी 900 मीटर से। पर्वत का आधार चौड़ा और शिखर सामान्यतः नुकीला होता है। देखिए पर्वत कैसा होता है? इस तरह से ऊपर जो है सो नुकीला रहेगा और नीचे आधार थोड़ा चौड़ा रहता है। और ये जो ढलान आपको दिख रहा है वो कैसा रहता है? पूरा तीव्र रहता है यानी यहाँ से आप लगते हैं तो नीचे डायरेक्ट गिर जाएँगे।
तो पर्वत की ढाल साम्यता तीव्र होती है। पर्वत पूरे स्थलीय क्षेत्रफल का 1/4 है। अब एक शब्द यहाँ पे आ रहा है, देखिए पर्वत जो है पूरे स्थलीय क्षेत्रफल का 1/4 है। मतलब पृथ्वी का अगर हम बात करें तो पृथ्वी अगर इतना बड़ा में स्थल है तो उसमें से 1/4 यानी इतना सारा क्या है, पर्वत ही है स्थल वाले क्षेत्र में। ठीक, इतना पर्वत है। पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला पहाड़ों की उस श्रृंखला को कहते हैं जहां एक पर्वत दूसरे पर्वत से सटा रहता है। पर्वतमाला शब्द आ रहा है, पर्वत श्रृंखला किसको बोलेंगे? पर्वतों की माला को हम पर्वतमाला बोलेंगे। कहीं कि आप अपने गांव तरफ देखते हैं, अगर पहाड़ी क्षेत्र से नहीं है, मैदानी क्षेत्र से है, तो वहां पर छोटे से कोई पहाड़ी आपको दिख जाता है, अगल बगल थोड़ा सा पहाड़ दिख जाता है। ठीक, लेकिन जहां पे बहुत सारे पर्वत है, जैसे हिमालय वाले क्षेत्र हो गया, वहां बहुत सारा पर्वत है, यानी उसको हम पर्वत की माला बोलते हैं। ठीक, तो ये पर्वत श्रृंखलाएं जो है एक दूसरे से सटी हुई रहती है। इस तरह से बना है, फिर इस तरह से बना है, फिर इस तरह से बना है, इस तरह से बना है, ये एक दूसरे से सटी हुई रहती है। हो सकता है इसका शेप जो है थोड़ा ये छोटा हो, ये थोड़ा बड़ा हो, इस तरह से होता है। इन पर्वतों को कई घाटी या दर्रा ही दूसरे पर्वतों से अलग करते हैं। अब याद रखेंगे, एक पर्वत है, एक पर्वत आपको दिख रहा है, दूसरा पर्वत इस तरह से दिख रहा है, तो क्या पर्वत के बीच में छोटा सकरा रास्ता को हम लोग क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। छोटा सकरा रास्ता जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह पार हो सकते हैं, एक साइड से दूसरी साइड। ठीक है, एक हो गया एक पहाड़ और दूसरा पहाड़ी इस तरह है। यहाँ पे बीच में जो है घाटी जैसा चौड़ा, मान लीजिए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर इस तरह का क्षेत्र हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? घाटी बोलते हैं। ठीक है, वह मार्ग जिससे किसी पर्वत श्रृंखला को पार किया जा सकता है दर्रा कहलाता है। देखिए डिफिनेशन आया है कि किस वह मार्ग, उस मार्ग, वह रास्ता जिसमें हम किसी पर्वत श्रृंखला को पार कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। भारत में कुछ दर्रे हैं, जैसे नाथुला, शिप्रा और हिमालय में स्थित प्रमुख दर्रा है। भारत में बहुत सारे दर्रे हैं, जिसमें से ये जो है कुछ इंपॉर्टेंस आपको बता दिया गया है। आगे है, विश्व की प्रमुख पर्वत हिमालय, एंडीज, अल्पाइन्स, रॉकी इत्यादि हैं। इन पर्वतों की ऊंचाई वाले भाग में हमेशा बर्फ जमी रहती है, जिसे हम हिम नदी कहते हैं। पर्वत की ऊंचाई पर बर्फ जमे रहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिम नदी बोलते हैं। ठीक है, अब ये सवाल आया कि पर्वत की ऊंचाई पर बर्फ क्यों जमे रहते हैं? तो मैंने बताया था कि हम जितना हाई एल्टीट्यूड पर जाते रहते हैं, ऊपर जाएंगे ऊंचाई पर, तापमान क्या होता है? कम होते जाता है, और तापमान कम होने के कारण क्या होता है? ऊपर में बर्फ जम जाते हैं। कुछ पर्वत के बारे में बताया गया है, आप देख सकते हैं, ये है वलित पर्वत। यहाँ पे वलित पर्वत के सभी एग्जाम्पल हैं। देखिए, सम्मित वलन है, असम्मित वलन है, समनल वलन है, प्रतिवलन है, परिवलन है, कोणीय वलन है। ये वलित पर्वत के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला वास्तव में मध्य अटलांटिक कटक है, जो अटलांटिक महासागर के मध्य भाग में स्थित है। ये बोल रहा है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात की जा रही है। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला की बात करें तो एवरेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आता है पर्वतों के प्रकार। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं उस पर बात करते हैं। पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है वलित पर्वत, दूसरा भ्रंशतोथ पर्वत, तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत, चौथा है अवशिष्ट पर्वत। सबसे पहले पढ़ते हैं हम वलित पर्वत। क्या होता है वलित पर्वत? पृथ्वी की सतह यानी चट्टानों पर आंतरिक बलों के कारण वलन मोड़ पड़ जाता है तथा वह हिस्सा ऊपर उठ जाता है। इस प्रकार वलित पर्वत का निर्माण होता है। इसको आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझिए कि यहाँ पर एक जमीन था, ठीक है, एक जमीन यहाँ पर है, दूसरा साइड जमीन यहाँ पर है। अब क्या होगा, इस जमीन को अगर आप ठेल रहे हैं, आगे बल लगा रहे हैं, जमीन को आगे भेज रहे हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे आ करके क्या करेगा, इस पे टकराएगा। दो कारण हो सकते हैं। पहला, ये जो जमीन है इस जमीन के नीचे धंसता चला जाएगा, और ये जो जमीन है ये वाला क्षेत्र ये क्या होगा, ऊपर उठता चला जाएगा, ठीक है, मोड़ बन करके। दूसरा कारण ये हो सकता है कि ये वाला जो क्षेत्र है ये ऊपर चला जाएगा, और ये वाला नीचे आ जाने के कारण नीचे वाला फोर्स से ये ऊपर उठने लगेगा। दोनों कंडीशन में क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर उठता चला जाता है। और इस तरह का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वलित पर्वत का, वो हिमालय है। हिमालय में क्या हुआ था, इस तरह से देखिए, एक गोंडवाना लैंड आया, ये गोंडवाना लैंड जो है सो टूट करके आया था, अरे आ करके हिमालय वाले जो जमीन का क्षेत्र था वहां पे टकराया, और क्या हुआ, ये नीचे अभी भी धंसता जा रहा है, और अभी भी हिमालय पर्वत की ऊंचाई ऊपर उठते जा रही है। वलित पर्वत इसको हम बोलेंगे। बेहतरीन एग्जाम्पल, अगर आप किताब को मोड़ते हैं, किताब को उठाना चाहते हैं, एक पेज को जो है धीरे से आप ऊपर ठेलते जाइए, क्या होगा, पेज
पेज जो है धीरे-धीरे ऊपर उठता जाएगा, गोल के ही रूप में ऊपर उठता जाएगा, मोड़ में ही। उसको भी हम बलित पर्वत के रूप में एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। देखिए, मोड़ अनेक प्रकार के होते हैं, जिसे चित्र मैंने 6.2 में दिखाया गया है, ऊपर देख लिए। इसे मोड़दार पर्वत भी कहा जाता है। अब देखिए, विश्व की सर्वाधिक ऊंचे पर्वत वलित पर्वत ही होते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत कौन से पर्वत होते हैं? वलित पर्वत होते हैं। क्यों? क्योंकि ये मोड़दार बढ़ते जाता है, अभी भी जो है सो बढ़ ही रहा है, जो वलित पर्वत है उसका बढ़ते जाता है। उसमें सबसे पहले देखिए, एशिया में हिमालय हो गया, यूरोप में जो है अल्प्स हो गया, उत्तरी अमेरिका में रॉकी हो गया, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत। इसके उत्कृष्ट उदाहरण है हिमालय। विश्व का सबसे ऊंचा नवीन मोड़दार पर्वत है। हिमालय सबसे ऊंचा नवीन मोड़दार पर्वत है। क्यों? क्योंकि गोंडवाना लैंड आकर के जब इस क्षेत्र में टकराया था, तो उसमें क्या हुआ? अभी भी मोड़दार पर्वत का निर्माण हुआ हिमालय पर्वत का, और अभी भी क्या हो रहा है? ये बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ये आगे के क्लासों में आप पढ़ेंगे कि गोंडवाना लैंड वगैरह होता क्या है, या फिर ये टूट करके क्यों इधर आया था, ये सभी चीजें। फिर आगे है भ्रंश। देखिए, भ्रंशोत्तथ पर्वत है, इसके बारे में समझते हैं क्या है। जब धरातल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण टूटकर ऊपर विस्थापित हो जाता है, तो भ्रंशोत्तथ पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए भाग को हम उत्खंड एवं नीचे धसे हुए भाग को द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। क्या बोला जा रहा है? देखिए, पृथ्वी का एक हिस्सा समतल था, ठीक है। अब आंतरिक क्रिया हुआ, चलिए भूकंप आया, तो ज्वालामुखी आ गया। ज्वालामुखी के आयन जैसे क्या हुआ, नीचे का लावा ऊपर गया, ऊपर जाने पर यहाँ पे एक पर्वत जैसा का निर्माण हो गया, ठीक है, निर्माण हो गया। एक रीजन हो सकता है। दूसरा देखिए भूकंप का, भूकंप आने के कारण क्या हुआ, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर देखिए, ये क्षेत्र का जमीन इधर का इधर आ गया, इधर का जमीन इधर चला गया, इधर का जमीन इधर, इधर का जमीन इधर। अब क्या हुआ, यहाँ का क्षेत्र जो है सो खाली नीचे चला गया, और ये क्षेत्र जो है दोनों साइड ऊपर चला गया। अब नीचे क्या हुआ, एक नदी जैसा बहने लगेगा, तो ये जो क्षेत्र है उसको हम क्या बोलते हैं? द्रोणिका बोलते हैं। और ये जो उत्खंड जो ऊपर उठ गया उसको हम क्या बोलते हैं? पर्वत का रूप हम लोग दे देते हैं। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पहले पूरा समतल था, जमीन समतल था, लेकिन क्या हुआ, आंतरिक कारण के कारण ये नीचे जो धंसता चला गया और ये ऊपर उठ गया, ये नीचे धंस गया और ये ऊपर उठ गया, ठीक। तो जो नीचे धंसा हुआ क्षेत्र है उसको हम द्रोणिका बोलते हैं, और ऊपर उठ गया उसको हम क्या बोलते हैं? हॉर्सेट यानी उत्खंड बोलते हैं। आगे है, इस तरह के पर्वतों के शिखर चौड़े, चिपटे तथा ढाल तीक्ष्ण होते हैं। यूरोप के वासजेल पर्वत उत्खंड का एवं राइन नदी घाटी द्रोणिका द्रोणिका उत्कृष्ट उदाहरण है। अब देखिए, ये क्या बोला गया है कि शिखर शिखर जो है इसका ना चौड़े और चिपटे होते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि पहले यह क्षेत्र जो है जो एक जमीन ही था, तो जमीन था तो ऊपर तो पूरा समतल ही रहेगा, लेकिन ये नीचे धंस जाने के कारण ये थोड़ा सा क्या होगा, तीक्ष्णा बन जाएगा। देखिए, ये ढलान थोड़ा तीक्ष्ण बन जाएगा। समझ रहे हैं? आगे है, एक पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत में नर्मदा नदी द्रोणिका से होकर बहती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए, नर्मदा नदी जो है उसको ऊंचाई से वो नदी बह रहा है, उसको बहना चाहिए था पूरब के साइड, लेकिन वो बह जाता है पश्चिम के साइड। ऐसा क्यों? तो यही रीजन है कि नर्मदा नदी जो है द्रोणिका से होकर बहता है, इसीलिए वह पश्चिम साइड में अरब सागर में गिरता है, ठीक है। आगे देखिए, नर्मदा नदी द्रोणिका से बहते हैं, जिसके एक तरफ विंध्य पर्वत है एवं एक तरफ सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भ्रंशोत्तथ पर्वत का उदाहरण है। हमारे राज्य में प्रवाहित होने वाली नर्मदा नदी भी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। हमारे राज्य का अगर पूछे भ्रंश घाटी से कौन सी नदी प्रभावित होती है, प्रवाहित हो रही है, तो नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही है। जानने योग्य बातों के बारे में बात करेंगे। प्रशांत महासागर में स्थित मोना की पर्वत जो हवाई द्वीप में स्थित है, वह सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है। हवाई प्रशांत महासागर में जो एक सागर के नीचे, सतह के नीचे जो है एक क्या बोल रहे हैं, पर्वत है, जो इसका हम क्या बोलते हैं, मोना की पर्वत बोलते हैं। ये कितना है, 10,205 मीटर ऊंचा है। ये सागर के नीचे है। अब आता है ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है, तीसरा नंबर का। ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं का परिणाम है। ज्वालामुखी आने के बाद ही ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। ज्वालामुखी क्रिया
के कारण पृथ्वी के अंदर से गर्म मैग्मा चट्टानों के टुकड़े तीव्र गति से बाहर निकलते हैं। ये मैग्मा तथा अन्य पदार्थ ज्वालामुखी के मुंह यानी क्रेटर के चारों ओर जमा होते रहते हैं एवं पर्वत का रूप ले लेते हैं। इसे हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। समझिए एग्जाम्पल से क्या बोला गया है, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। देखिए, सबसे पहले क्या होता है ज्वालामुखी पर्वत में, नीचे साइड देखिए यहाँ पे मैग्मा जमा हो रहा है, मैग्मा जमा हो रहा है, ठीक है। मैग्मा जमा होते जाता है। कुछ समय बाद जमीन पर ऊपरी सतह में देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा-सा पतला जगह अगर मिल रहा है उसको निकलने का, तो क्या होता है नीचे से जो है मैग्मा बाहर निकलता है। अब मैग्मा में क्या-क्या रहता है? तो मैग्मा में जो है चट्टानों के टुकड़े रहते हैं। हो सकता है किसी धातु के भी टुकड़े हों। वो जो है किसमें रहता है? पूरा मैग्मा नहीं पिघला हुआ रूप में रहता है। ये देखो ज्वालामुखी नदी से ऊपर जा रहा है, ज्वालामुखी नदी है ये, इसके ऊपर जा रहा है। अरे इस क्षेत्र के जहाँ से ये बाहर निकल रहा है उसको हम बोलते हैं क्रेटर। ये जो है बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था 1 to 5 में कि ज्वालामुखी के मुँह को हम क्या बोलते हैं, तो क्रेटर बोला जाता है। ठीक? तो क्रेटर से बाहर निकल रहा है देखिए, इधर बाहर निकल रहा है और कैसे निकलता है? इतनी तेज़ी से, इतने वेग से निकलता है कि ये 200 मीटर तक भी ऊपर जा सकते हैं। और ये हो गया लावा, जो इधर आके बाहर आकर के जो निकल रहा है इधर, इसको हम क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। अब ये देखिए क्या हो रहा है, अभी तो निकल रहा है बाहर, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ साल बाद ये क्या होगा, धीरे-धीरे ठंडा होता जाएगा। तो ये जो मैग्मा लावा आ रहा है, धीरे-धीरे ठंडा होता जाएगा और ठंडा होकर के क्या हो जाएगा, एक पर्वत का रूप ले लेगा। भले इसकी ऊँचाई कम हो लेकिन पर्वत का रूप ले लेगा। ये पर्वत शंकु के आकार के होते हैं। शंकु के आकार का होगा देखिए, इसी तरह का होगा, शंक्वाकार होता है। जैसे अफ्रीका का जो है किलिमंजारो, जापान का फ्यूजिमा और इटली का विसुविस आदि जो है ये कौन सा पर्वत है? तो ये ज्वालामुखी पर्वत के कुछ एग्जाम्पल हैं। अब है अवशिष्ट पर्वत के बारे में समझते हैं। अपरदन के कारण अपरदन के कारक कौन है? पवन है, बहता जल है आदि लगातार वर्णित पर्वतों का क्रियाशील रह, रहते हुए काट-छाँट करते रहते हैं। अब क्या हो रहा है कि अपरदन के कारक जो है, जैसे पवन हो गया, तो जल है, वो क्या करेगा? अगर ये पवन हवा चलते रह रहा है, पानी बह रहा है, तो क्या होगा? कुछ क्षेत्र जो है लगातार क्या करेंगे? काट-छाँट करते रहेंगे, किसी चीज़ को, ज़मीन को काट-छाँट करते जाएँगे और काट-छाँट करने के बाद क्या होगा? लाखों वर्षों की क्रिया के फलस्वरूप इन पर्वतों की ऊँचाई में बहुत कमी आ जाती है। अवशिष्ट पर्वत किसको बोलेंगे, इसको समझते हैं। कोई एक पहले से पर्वत था, अब उस क्षेत्र में क्या हो रहा है, पानी बह रहा है उसके ऊपर। पर्वत के ऊपर पानी बहने का मतलब हो रहा है बरसात से गिर रहा हो या जो भी रीज़न हो, उसके ऊपर पानी से आ रहा है, हवा भी बह रही है। अब ये क्रिया जो है लाखों वर्षों तक चलते रहेगा। पर्वत के ऊपरी भाग को धीरे-धीरे चट्टानों को तोड़ते जाएगा, चट्टानों को घिसते जाएगा, अपरदन होते रहेगा। और ये लाखों वर्षों की क्रिया के फलस्वरूप क्या होगा? पर्वत की जो ऊँचाई है, वह धीरे-धीरे कम होती जाती है। इन्हें ये अवशिष्ट पर्वत हम भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला जो है इसका अच्छा उदाहरण है। अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत पुराना पर्वत श्रृंखला है। वो क्या है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अब बहुत पुराना है तो बहुत दिनों से जो है उसके ऊपर हवाएँ बह रही है, काट-छाँट कर रहा है। हर काट-छाँट करने के बाद क्या हो रहा है? उसकी ऊँचाई में धीरे-धीरे कमी आते जा रहा है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। अरावली पर्वत विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत है। प्राचीनतम पर्वत कौन-सा है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप ग्रहण कर चुका है। जितना पुराना रहेगा, उतना ज़्यादा जो है सो वो क्या होगा? अवशिष्ट पर्वत का रूप लेते जाएगा। तो वही है। अब पर्वत के लाभ क्या हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। क्या लाभ है हम लोग के लिए उस पे? पर्वतों के अनेक लाभ हैं जो निम्नलिखित हैं। पर्वत जल का संग्रहगार होता है। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिम नदियाँ होती है। अब पर्वत जो है ऊँचाई पर जाएगा, पर्वत ऊँचा है मतलब उसके ऊपर हिम नदी है और हिम नदी है तो क्या होगा? उसके पानी पिघलते जाएँगे और चारों तरफ पानी जो है सो गिरते जाएँगे और इसी गिरने की क्रिया से क्या होगा? नदी का उत्पन्न होगा। जैसे अभी गंगा नदी है, यमुना नदी है, ब्रह्मपुत्र वगैरह जो है बना हुआ है नदी, सिंधु नदी है। ये सभी नदियाँ कहाँ से निकल रही है? तो हिम नदी ही कहलाती है ये लोग, पर्वत से ही निकलती है। एक हो गया रीज़न। पर्वतीय जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली उत्पादन के लिए किया जा सकता है। फिर किया जाता है। अब जो पर्वतीय जल आ रहे हैं उससे हम लोग क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं, पनबिजली का उत्पादन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पर्वत ऊपर है, ऊपर से जो पानी आएगा बहुत तीव्र से आएगा, जिससे हम लोग क्या बनाएँगे? बिजली बना लेंगे।
पर्वतों में विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जिससे हम ईंधन, चारा, आश्रय, गोंद तथा अन्य उत्पादक प्राप्त कर सकते हैं। अब पर्वतों में वनस्पति पाई जाती है, जिससे हम लोग उपयोग कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में। पर्वतों की ठंडी जलवायु पर्यटकों को भी आकर्षित करता है, और ये पर्यटन जो है सो व्यवसाय फलता-फूलता रहता है वहाँ पर। कुछ खेल सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों में खेले जाते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग हो गया, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर स्प्लिटिंग, स्कीइंग इत्यादि जितना भी है, ये खेल जो है सारा चीज़ पर्वत पर खेले जाते हैं। पर्वत जल वाष्प पे लदे बादलों को रोककर वर्षा रोकने कराने में सहयोग करते हैं। अब ये क्या करता है पर्वत, जैसे हमारा हिमालय है, जब हम लोग का मानसून दक्षिण साइड से जब आता है, तो क्या होता है, अगर ये हवा से बहते हुए अगर पर्वत नहीं रहता हिमालय पर्वत, तो क्या होता है, ये मानसून बह करके जो है सो चाइना तरफ आगे निकल जाता। तो फिर बाद में हम लोग की तरफ मानसून के बाद फिर बारिश नहीं हो पाता। लेकिन हिमालय पर्वत है, तो क्या होता है, जो भी मानसून जाता है दक्षिण से जून जुलाई में, मई जून में, वो पर्वत से टकरा करके फिर वापस लौटता है, और लौट करके फिर हम लोग को वर्षा जो है पानी देता है। एक पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन हो गया कि पर्वत के दूसरे साइड यानी उत्तरी भाग में जो ठंडा प्रदेश का हवा जो है, उसको भी हिमालय पर्वत रोक के रखा हुआ है, तो इधर जो हम लोग सुरक्षित हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में कई प्रकार की खनिज भी पाई जाती है। अब आता है पठार। प्लेटू किसको बोलते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जहां पर्वत की ऊंचाई 900 मीटर होनी चाहिए थी प्राकृतिक ऊंचाई, वहीं आगे देखिए, पठार धरातल में एक विशिष्ट स्थल रूप है, जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचाई पर होने के साथ साथ इसका शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है। पर पठार देखिए इस तरह से होता है, शीर्ष भाग पर्याप्त रूप से चौड़ा होता है और थोड़ा सा सपाट होता है। देखिए इसकी ऊंचाई कितनी हो सकती है, इसकी ऊंचाई जो है 300 से 500 मीटर होनी चाहिए, मीटर तक होती है। कुछ पठारों की ऊंचाई हजारों मीटर तक हो सकती है। कुछ पठारों की मिटाई ऊंचाई जो हटारों हजार हजार मीटर तक है। देखिए जैसे तिब्बत का पठार है, पठार की श्रेणी हम लोग बता दिए कि इधर समतल रहेगा। तो इस तरह में जो तिब्बत का पठार जो है वो 450 4500 मीटर है, और इसे हम क्या बोलते हैं, विश्व का छत भी बोलते हैं, और ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार भी है। अब है पठार के कई प्रकार भी होते हैं। एक हो अंतर पर्वतीय पठार, पर्वत प्रांतीय पठार, महाद्वीपीय पठार, तटीय पठार, पिडमांड पठार आदि। तिब्बत का पठार जो है अंतर पर्वतीय पठार तथा रांची का पठार एवं दक्कन का पठार महाद्वीपीय पठार के उदाहरण है। अब ये पठारों के बारे में जो इतना सारा डिटेल दिया गया है, इसके बारे में, इसके प्रकारों के बारे में हो सकता है नेक्स्ट क्लास में पढ़ना हो आप लोगों को। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को एक पिच तैयार करके दे दिया गया है समझने के लिए। अब पठारों की उपयोगिता क्या है उसके बारे में समझेंगे। अभी हमने पहाड़ों की उपयोगिता समझी। पठारों में खनिज की प्रचुरता होती है। छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला, मैंगनीज, बॉक्साइट आदि बहुमूल्य खनिजों के भंडार है। ये किसके बारे में बात कर रहा है, तो हमारे राज्य झारखंड के बारे में ही बात कर रहा है, जहां पर ये सभी चीजें प्रचुर मात्रा में है। पठारी क्षेत्रों में अनेक प्रपात होते हैं, क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से नीचे गिरती हैं। ये जलप्रपात अच्छे मनोरम पर्यटक स्थल होते हैं। जैसे झारखंड का अगर बात करें हम, तो है हुंडरू, बूढ़ा घाघ, दसम, रजरप्पा, जोनहत, पंचघाघ, उसरी, ये उसरी जो है जलप्रपात, ये सभी चीजें जो है यहाँ पर है, आदि प्रसिद्ध जलप्रपात हैं। अब कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित जोंग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसको याद रखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो ये है आपका शरावती जलप्रपात, शरावती नदी पर स्थित जोंग जलप्रपात। ठीक, आगे तीसरा, लावा पठारों में काली मिट्टी पाई जाती है। लावा पठारों में ज्वालामुखी के बाद जो लावा बाहर निकलता है, उसके पठारों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, उससे बने पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, जो बहुत उपजाऊ होती है। महाराष्ट्र में इस प्रकार की मिट्टी कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र और गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पे कपास की प्रचुर बहुत ज्यादा उपजाया जाता है कपास का। पठारों पर विश्व के कई बड़े नगर बसे हुए हैं, जैसे मैक्सिको सिटी, बगोटा, रांची, इनके उदाहरण है। पठारों पर जो शहर बसे हुए हैं। अब आता है मैदान। मैदान कैसा होता है, तो प्लेन भाग होता है। तो समुद्र तल से 200 मीटर तक की ऊंचाई वाली समतल भूभाग को हम मैदान कहते हैं। मैदान का डिफिनेशन दिया गया है, किसको बोलते हैं, तो समुद्र तल से 200 मीटर तक की ऊंचाई वाले समतल भूभाग को हम मैदान कहते हैं। मैदानों में ढाल प्रायः नहीं होते।
मैदान क्षेत्र में जो ज़्यादा ढाल नहीं होता है, कुछ जगह पर हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं होता है। कई मैदान उर्मिल और तरंगित होते हैं। मैदानों में आकर मैदानों में आकर नदियों की प्रवाह गति धीमी हो जाती है। अब मैदान जो है सो समतल रहता है, ज़्यादा तीव्र ढाल नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो भी नदी मैदान में आती है, उसमें जो है नदी की वेग जो है कम हो जाता है। मैदान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन सा? एक हो गया अपरदनात्मक, निक्षेपात्मक और रचनात्मक। अब इसमें कुछ एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं। कनाडा का मैदान, कश्मीर घाटी का मैदान अपरदनात्मक मैदान है। कनाडा का मैदान और कश्मीर घाटी का मैदान। ये कैसे बना है? तो ये जो है चट्टानों के बार-बार ऊपर के चट्टान के जो ऊपर के कण हैं, उसके बार-बार जो है सो टूटते जाने से जो मैदान बना है, उसको हम अपरदनात्मक में रखेंगे। हो सकता है डेफिनेशन में दिया गया होगा। अगर निक्षेपात्मक मैदान किसको बोलते हैं? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है निक्षेपात्मक मैदान है और भारत के पूर्वी तट पर कोरोमंडल तटीय मैदान रचनात्मक मैदान का उदाहरण है। ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताइए कश्मीर घाटी का मैदान जो है सो किसका एग्जाम्पल है, और ऑप्शन में रहेगा ये सभी चीजें, तो आपको टिक लगाना है अपरदनात्मक मैदान। ठीक। पहाड़ी भागों में अपरदित पदार्थों को नदियां अपने साथ आगे की ओर ले जाती है तथा उसको निचली जगह पर निक्षेपित कर देती है। इन्हीं निक्षेपों से निक्षेपात्मक मैदान का निर्माण होता है। अभी निक्षेपण का हम लोग डिफिनेशन ऊपर में पढ़े हैं। अब जो है निक्षेपात्मक मैदान कैसे बनता है उसके बारे में बताया गया है। तो पहाड़ी भाग से अपरदित पदार्थ को, जो भी अपरदित हुए हैं, चट्टान के छोटे-छोटे टुकड़े बने हैं बालू के रूप में, मिट्टी के रूप में, उसको क्या करते हैं नदियाँ आगे ले आती है तथा निचले स्थान पर ला करके जमा कर देती है। इन्हीं के कारण बने मैदानों को हम क्या बोलेंगे? निक्षेपात्मक मैदान बोलते हैं और निक्षेपात्मक मैदान का निर्माण होता है। अब है गंगा का मैदान। गंगा के मैदान के बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ गंगा के मैदान में बहुत सारी नदियाँ बह रही है। बहुत सारी नदियाँ आपको बहते हुए दिखेंगे। 300 मीटर की ऊंचाई पर है। ऊपरी जो है गंगा का मैदान है और मध्य भाग का मैदान गंगा का मैदान और निचले गंगा का मैदान, ये सारी चीजें आपको दिया गया। मैदानों की उपयोगिता के बारे में समझते हैं। मैदान काफी उपजाऊ होता है। मैदान इसलिए उपजाऊ होता है क्योंकि दूर-दूर से जो नदियाँ हैं, मुलायम-मुलायम मिट्टी ला करके कहाँ पर लाते हैं? मैदान में लाके जमा करते जाता है। ठीक है? तो इसी कारण जो है सो मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होते जाता है। इस कारण ये कृषि के लिए काफ़ी उपयुक्त होते हैं। कौन-सा? मैदानी भाग की जो मिट्टी है। समतल भूभाग होने के कारण मैदानी भाग में परिवहन के साधनों का विकसित करना काफ़ी आसान होता है। और समतल भूभाग है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, एक जगह खेती करके दूसरी जगह पर बेचने ले जाने के लिए बहुत आसानी होता है। हम लोग तुरंत सड़क का निर्माण कर सकते हैं, बहुत कम खर्च में। यहाँ सालों भर जल की प्रचुरता भी रहती है मैदानी क्षेत्र में, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ बहती रहती है। इन सब कारणों से मैदानी भागों में घनी जनसंख्या पाई जाती है। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 70% हिस्सा मैदानी भागों में पाया जाता है। विश्व के लगभग सभी बड़े शहर मैदानों में बसे हुए हैं। ये क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या का 70% हिस्सा जो है मैदानी भागों में पाया जाता है। बहुत सारे शहर भी मैदान में पाए जाते हैं, मतलब मैदान में ही बसे हुए हैं। अब स्थल रूप एवं मानव के बारे में बात करना है आपको। क्या है? विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों के अनुरूप मानव जीवन यापन करता है। किसका? विभिन्न प्रकार के जो स्थल रूप है, जैसे पहाड़ हो गया, वहां भी तो मानव रहते हैं। पठार हो गया, वहां भी तो मानव रहते हैं। मैदान है, वहां भी मानव रहते हैं। तो कैसे रह पाते हैं? तो इसके लिए मानव क्या करते हैं, अपने आप को उसके अनुरूप ढाल लेते हैं, उसके अनुरूप अपने आप को समायोजित कर लेते हैं, जिसके कारण वह रह पाते हैं। तो वही है, विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों के अनुरूप मानव जीवन यापन करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जीवन कठिन होता है। जल परिवहन साधन एवं उपजाऊ भूमि के कारण मैदानों में जीवन अपेक्षाकृत सरल होता है। पहाड़ी की अपेक्षा अगर हम मैदान की बात करें तो यहाँ पर जीवन यापन थोड़ा सरल होता है। पहाड़ में बहुत कठिनाई होते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है, पानी की ज़्यादा दिक्कत होगी, पानी नहीं परिवहन की ज़्यादा दिक्कत होगी, खेती करने के लिए मैदान बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा ज़मीन, ये सभी चीज़ें। खनिज की उपलब्धता के कारण पठारी क्षेत्रों में उद्योग के विकास होते हैं एवं नए-नए औद्योगिक शहर बसे हैं। प्रत्येक स्थल रूप में रहने वाले लोगों के रहन-सहन में कुछ अंतर होता है।
अब पहाड़ में जो रह रहे हैं और मैदान में रह रहे हैं, उन दोनों में अगर समानता किया जाए तो अंतर होता है। जो पठार में रहते हैं और जो पहाड़ पे रहते हैं उसमें भी अंतर होगा। सभी का जीवन यापन अलग तरीके से जीना पड़ता है। ये स्थल रूप मानव के प्राकृत द्वारा प्रदत्त एक वरदान है। मनुष्य अपने क्रियाकलापों से इसे प्रदूषित कर रहा है, जिसके कारण हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। अब जो स्थल रूप हम लोग को प्राकृतिक के रूप में दिया गया है, हम लोग क्या करते हैं कि पहाड़ को तोड़ करके स्थल किए? नहीं, प्राकृतिक रूप से खुद से हुआ है। तो ये जो स्थल रूप हम लोग को मिला है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? गंदा करते जा रहे हैं, कूड़ा-कचरा जैसा बना रहे हैं, कूड़ेदान बना दिए हैं। तो हम लोग के साथ-साथ क्या होगा, आने वाली जो पीढ़ी है, उसको भी इसका भुगतान करना होगा। खतरा उत्पन्न हो जाएगा बचने के लिए। अतः हमारा कर्तव्य है, हम अपनी इस सुंदर धरती को हरा-भरा, साफ-सुथरा बनाए रखने में सहयोग करें। इसीलिए हम लोग का कर्तव्य है सभी का कि हम लोग अपने जो स्थल रूप है उसको गंदा ना करें। ठीक है? तो यह चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। तो उम्मीद है आप इस चैप्टर को सही तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, जो भी आपका सुझाव है कमेंट बॉक्स में कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। धन्यवाद।